स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं दीक्षा क्लासेस द पाथ ऑफ सक्सेस, जहां हम आपको आपकी सफलता का पथ प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मानसिक योग्यता स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला पार्ट है असंगत को अलग करना। हमें 4 चित्र दिए हुए हैं, इन चारों में से एक चित्र अलग होगा और 3 सेम होंगे। हमें अलग वाले को छांटना है। तो पहले पर्सन से स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर 2 आकृतियाँ हैं, दोनों अलग अलग हैं। 2 आकृतियाँ हैं, दोनों अलग अलग हैं। 2 आकृतियाँ दोनों अलग अलग हैं। इसमें 2 आकृतियाँ दोनों मिल रही है। तो ये 3 तो सेम है, लेकिन ये अलग है, तो हमें अलग वाला छांटना है। तो इसमें कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ये गोला है, त्रिभुज, चतुर्भुज और ये भी चतुर्भुज। तो इसमें कैसे पता लगाए? तो इसके अंदर हमें पता चल रहा है इसके अंदर भी भुजाएं हैं, इसके अंदर भी भुजा है, इसके अंदर भी भुजा है और इसके अंदर भुजा नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। एक बार अगर इस प्रकार से देखें, इसमें 4 सेक्शन है, इसमें 2 सेक्शन है, इसमें 4 है, इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है। चारों क्या रहे? सम है। तो ये वाला तो हमारा काम करेगा नहीं। तो हमारा पहला वाला ही काम करेगा कि इन तीनों में तो भुजाएं हैं, लेकिन इसमें भुजा नहीं है। तो इसमें सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। तीसरे प्रश्न में देखते हैं। गोला अंदर की तरफ है, गोला बाहर की तरफ, गोला अंदर की तरफ, गोला अंदर की तरफ। तो ए, सी और डी तीनों सेम है। तो सबसे अलग कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। यही हमारा सही आंसर होगा। चौथे प्रश्न में ये इस प्रकार से घूम रहा है। इसमें देखते हैं, ये इस प्रकार से घूम रहा है, ये भी इस प्रकार से घूम रहा है, लेकिन ये तीनों से अलग घूम रहा है इस प्रकार से। हमारा अलग कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। पार्ट सेकंड, समान आकृति परीक्षण। इसके अंदर प्रश्न चित्र है और ये चारों उत्तर चित्र है। प्रश्न चित्र में जो आकृति दी गई है, ऐसी की ऐसी आकृति हमें उत्तर चित्रों में से छांटनी है। तो ऑप्शन नंबर, सबसे पहले इसमें इस प्रकार से देखते हैं, इस पर फोकस करते हैं। ब्लैक हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ये कैंसिल हो गया, ये भी हो सकता है। इसके ऊपर आते हैं, खाली हो सकता है, ये नहीं हो सकता। अच्छा, इसको पहले, अच्छा, ये ऐसे कैंसिल हो गया। पिछली बार तो ये हो सकता था, ठीक है। एरो के ऊपर आते हैं, एरो इस तरफ चाहिए, इस तरफ हो गया, नहीं हो सकता। इस तरफ है, हो सकता है। ये पहले कैंसिल हो गया था, ये पहले कैंसिल हो गया था। एक ही ऑप्शन बचता, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में प्लस पे फोकस करते हैं। प्लस है, प्लस के साथ काला डॉट और आ गया, तो ये नहीं हो सकता। प्लस है, प्लस है, हो सकता है। अब नीचे देखते हैं, प्लस चाहिए और ब्लैक डॉट चाहिए। यहाँ पे प्लस नहीं है, नहीं हो सकता। प्लस तो है लेकिन ब्लैक डॉट नहीं है, नहीं हो सकता। प्लस भी है, ब्लैक डॉट भी है, हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ प्लस है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है। सातवें प्रश्न में पहले इन बाहर वाले को देखते हैं। 3 लाइनें हैं, 1 2 3 लाइनें, हो सकता है। 1 2 3 लाइनें, हो सकता है। 1 2 लाइनें ही है, नहीं हो सकता। 1 2 3 लाइनें हैं, हो सकता है। अब इसके ऊपर फोकस करते हैं। इसके अंदर ये डार्क हो गया, नहीं हो सकता है। ये पहले कैंसिल हो गया, इसके अंदर ये है नहीं, तो ये नहीं हो सकता। हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी। तो यही हमारा सही आंसर होगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। 8वां प्रश्न है, इसके अंदर इस पर फोकस करते हैं। इसके अंदर है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है। इस पर फोकस करते हैं, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। पार्ट 3, आकृति श्रृंखला पूर्ति। इसमें ये इस आकृति को पूरा करना है। तो इसको पूरा करेंगे तो ये कुछ बनेगा ऐसे, ये आएगा ऐसे, और ये गोला। तो ये ऐसी आकृति चाहिए हमें। इसके अंदर है लेकिन इसमें डार्क आ रहा है, नहीं हो सकता। इसके अंदर है, हो सकता है। इसके अंदर नहीं हो सकता, इसके अंदर भी नहीं हो सकता।
एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी, तो यही हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें चाहिए ये इस प्रकार से, इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर मिल रहा है, हो सकता है इसके अंदर भी इधर नहीं मिल रहा, तो ए और सी में से कोई एक होगा। अब देखते हैं, हमें चाहिए ये, फिर इस प्रकार से और फिर ऐसे। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं, इसके अंदर है, इसके अंदर भी है, ठीक है। अब चेक करते हैं ये, इसके अंदर है, इसके अंदर भी है, लेकिन इसके अंदर ये एक्स्ट्रा आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में ये, एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए में ये वाला एक्स्ट्रा आ रहा है जो कि हमें इसमें नहीं चाहिए, तो हमारा सही कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, इसके अंदर हमें इसको कंप्लीट करना है, ये इससे होगा, कुछ ऐसा बनेगा, तो हमें ये चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में नहीं मिल रहा, ऑप्शन नंबर बी में, इसमें यहाँ पे घुमाव आ गया, नहीं हो सकता। इसके अंदर, अब इधर देखिए, ये इस लाइन से बाहर नहीं आनी चाहिए, लेकिन इसमें ये बाहर आ रहा है, ये नहीं हो सकता। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी। हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इसके अंदर हमें ये चाहिए, पहले इसको देख लेते, इसमें है, हो सकता है, इसमें है, हो सकता है, इसमें नहीं है, नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं है, नहीं हो सकता। ए और बी में से होगा। अब देखते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं, तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे, इस पर फोकस करते हैं, त्रिभुज जैसा बनेगा, इसमें बन रहा है, ठीक है। इसमें त्रिभुज जैसा नहीं बन रहा, इसमें कर्व आ गया, तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही बचता है और यही हमारा सही आंसर होगा। पार्ट नंबर 4, श्रृंखला पूर्ति। इसमें देखते हैं कौन सी श्रृंखला काम कर रही है। इसको ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा, ये वाला गोला एक जगह छोड़कर दूसरी जगह यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये वाला क्या कर रहा है, यहाँ से छोड़ के इसकी जगह आ गया, ठीक है। फिर इसमें क्या हो रहा है, ये वाला यहाँ से उठ के एक छोड़ के यहाँ पे ऊपर आ गया, ठीक है। ये यहाँ से एक छोड़ के इसकी जगह आ गया, ठीक है। तो अब क्या करेगा, ये एक छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ऐसे है, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको छोड़ के ये क्या होगा, इसकी जगह आ जाएगा, यहाँ पे एक छोड़ के यहाँ पे आ गया। तो ऐसी आकृति हमें ऑप्शन नंबर सी में मिल रही है, तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर क्या हुआ, चतुर्भुज उठ के यहाँ आ गया, त्रिभुज उठ के यहाँ आ गया, गोला उठ के यहाँ आ गया। अब क्या हो रहा है, गोला उठ के यहाँ आ गया, चतुर्भुज उठ के यहाँ आ गया और त्रिभुज उठ के यहाँ आ गया। अब भी सेम ऐसे ही होगा, त्रिभुज यहाँ पे आ जाएगा, गोला यहाँ पे आ जाएगा, चतुर्भुज यहाँ पे आ जाएगा। तो पहले चतुर्भुज, फिर त्रिभुज और फिर गोला, चतुर्भुज त्रिभुज गोला, लेकिन त्रिभुज क्या हुआ, उल्टा हो गया, लेकिन इसमें हमें उल्टा नहीं चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। चतुर्भुज त्रिभुज गोला मिल गया और में मिल ही नहीं रहा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 15, एक त्रिभुज था, दो त्रिभुज हो गए, अब तीन त्रिभुज हो गए, तो अब क्या होंगे, चार त्रिभुज होंगे। इसमें दो है, नहीं हो सकता, इसमें 1 2 3 4 चार है, लेकिन ये उल्टा हो गया, इसलिए ये नहीं हो सकता। इसमें 1 2 3 4 चार है, सीधा भी है, हो सकता है, हो सकता क्या होएगा, यही होगा, क्योंकि इसमें तीन ही है, ये तो ये नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 16, इसमें जेड है, इसको 45 डिग्री पे रोटेट कर दिया, तो ये ऐसा बन गया। फिर क्या किया, फिर इसको 45 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो जब फिर इसको 45 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ये बीच वाला तो हो जाएगा सीधा, और ये हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा इधर, ऐसे ऐसी आकृति बनेगी। तो ऐसी आकृति कहाँ पे बन रही है, ए में नहीं बन रही, बी में बन रही है और में नहीं बनेगी, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। पार्ट नंबर 5, सादृश्यता। इसके अंदर क्या है, इन दोनों आकृतियों में जो संबंध है वही संबंध इन दोनों आकृतियों में होगा, तो हमें यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी वो बतानी है। तो पहले इन दोनों में कौन सा संबंध है वो देखते हैं। तो इनमें क्या हुआ,
त्रिभुज था, सेम ऐसा त्रिभुज ऊपर से एक और आ गया तो ऐसी आकृति बन गई। तो इसमें भी वैसे होगा, ऐसा ही एक और आ जाएगा ऐसे। ऐसी आकृति में नहीं मिल रही, यहाँ पे भी नहीं मिल रही, यहाँ पे भी नहीं मिल रही, यहाँ पे मिल रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर हो रहा है ये ब्लैक वाला यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये खाली हो गया, ये ब्लैक हो गया, ये गुणा था, ये प्लस हो गया। तो इसमें क्या होगा, ऐसे है, ये ब्लैक वाला तो खाली हो जाएगा, गुणा की जगह प्लस, और ये ब्लैक हो जाएगा। ऐसी आकृति हमें मिल रही है, ए में नहीं मिल रही, बी में मिल रही है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 19, इसके अंदर क्या किया, इसके अंदर दो चीज़ें हुई है। एक तो इनको 90 डिग्री पे रोटेट किया है, और जो ब्लैक था उनको हटा दिया, मतलब बिल्कुल साफ कर दिया इनको। तो इसमें भी वैसे होगा, इसको 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे, तो इसको जब 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो ये ऐसे बनेगा, मतलब ऐसे, और ये ऐसे, और ये खाली हो जाएंगे। तो ऐसी आकृति इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है लेकिन ये भरा हुआ है, हमें भरा हुआ नहीं चाहिए, हमें चाहिए खाली, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में हमें मिल रहा है। अगला प्रश्न, इसमें क्या किया है, गोले की जगह आ गया प्लस, प्लस की जगह आ गया गोला, ठीक है, मतलब यहाँ पे इनको एक्सचेंज कर दिया। यहाँ पर त्रिभुज की जगह आ गया चतुर्भुज, और चतुर्भुज की जगह आ गया त्रिभुज, यहाँ पे इनको एक्सचेंज कर दिया। यहाँ पर भी एक्सचेंज करेंगे, चतुर्भुज की जगह आ जाएगा प्लस, प्लस की जगह आ जाएगा चतुर्भुज, त्रिभुज की जगह आ जाएगा गोला, और गोले की जगह आ जाएगा त्रिभुज, प्लस चतुर्भुज। इसमें नहीं मिल रहा, प्लस चतुर्भुज नहीं है, प्लस चतुर्भुज मिल रहा है, ठीक है, इसमें प्लस चतुर्भुज नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी से आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, पार्ट 6 आकृति पूर्ति। इसमें आकृति को पूरा करना है। तो सबसे पहले इसमें इस लाइन को देखते हैं, इसके अंदर है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। इस लाइन को देखते हैं, इसमें है, इसमें भी है, इसमें है, और इसमें भी है। इस लाइन को देखते हैं, इसमें है, इसमें भी है, इसमें है, और इसमें भी मिल रही है, ठीक है। अब ये लाइन देखते हैं, इसमें है, इसमें है, इसमें ये नहीं मिल रही, इसमें मिल रही। अब ये लाइन देखते हैं, इसके अंदर नहीं मिल रही, इसके अंदर मिल रही है, और इसके अंदर भी नहीं मिल रही। एक ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर बी। हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इसमें भी ऐसे करते हैं, ये वाली लाइन, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए। हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें सबसे पहले ये लाइन देखते हैं, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें भी है। अब ये लाइन देखते हैं, इसके अंदर मिल रही है, इसमें मिल रही है, इसमें भी मिल रही है। ये लाइन देखते हैं, इसमें नहीं मिल रही, इसमें मिल रही है, इसमें भी मिल रही है। ये लाइन देखते हैं, इसके अंदर नहीं मिल रही। हमारा ऑप्शन नंबर डी बचता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, इसमें सबसे पहले ये वाली लाइन देखते हैं, इसके अंदर नहीं मिल रही, इसमें मिल रही है, इसमें मिल रही है, इसमें भी मिल रही है। ये वाली लाइन देखते हैं, इसमें मिल रही है, इसमें मिल रही है, इसमें भी मिल रही है। ये वाली लाइन, इसमें मिल रही है, इसमें मिल रही है, इसमें नहीं मिल रही। ये लाइन, इसमें मिल रही है, इसमें भी मिल रही है। ये लाइन, इसमें मिल रही है, इसमें नहीं मिल रही। एक ऑप्शन बची है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। पार्ट नंबर 7 दर्पण प्रतिबिंब। जब यहाँ से इसको दर्पण में देखेंगे तो ये कैसा बनेगा, तीर ऐसे नीचे की तरफ होगा, इसको बनाते हैं, इधर बनाते हैं, तीर नीचे की तरफ होगा, त्रिभुज ऐसे कैसे रहेगा, ये ऊपर लाइनें रहेगी, और ये ऐसा होगा, नीचे प्लस रहेंगे। तीर ऊपर हो गया, नहीं हो सकता, तीर नीचे है, हो सकता है, ये उल्टा हो गया, ये भी नहीं हो सकता, तीर नीचे है, हो सकता है। इस तीर को देखते हैं, तीर ऊपर है, हो सकता है, तीर नीचे है, ये नहीं हो सकता। 3 कैंसिल हो गए, ऑप्शन नंबर बी बचता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगले प्रश्न में ये इस प्रकार से है, तो ये ऐसे बनेगा, ये जब दर्पण में बनेगा तो ए में नहीं बन रहा,
बी में बन रहा है, सी में नहीं बन रहा, डी में भी नहीं बन रहा। ऑप्शन नंबर बी ही इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा। अगला प्रश्न है, अब इसके अंदर दर्पण नीचे की तरफ है, जब ये बनेगा तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि हमें इससे मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है और में नहीं मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर होगा। 28वां प्रश्न है, ये कैसे बनेगा, ऐसा ऐसा, यहाँ पे ये पत्ता, यहाँ पे ये गोला, ऐसे नहीं है, ऐसा भी नहीं बनेगा, ऐसा बनेगा लेकिन यहाँ पे ब्लैक हो गया तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी बचता है और यही हमारा सही आंसर होगा। 8वां पार्ट है, कागज़ मोड़ना तथा काटना। तो इसमें देखते हैं, कागज़ को पहले मोड़ा ऐसे, एक बार फिर मोड़ा, यहाँ से कट लगा दिया, अच्छा यहाँ से फिर मोड़ा फिर कट लगाया, ठीक है। जब इसको खोलेंगे तो यहाँ पे गोला बनेगा, ठीक है। जब एक बार फिर खोलेंगे यहाँ पे गोला बनेगा, फिर खोलेंगे तो ये गोले यहाँ पे बन जाएंगे। तो इस प्रकार से 4 गोले, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इस प्रकार से इधर मोड़ा, फिर ऊपर की तरफ मोड़ा और ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, ट्रायंगल। जब इसको नीचे की तरफ खोलेंगे तो ये होगा इस प्रकार से, जब इसको इस से इस तरफ खोलेंगे तो ये ऐसे बनेगा और ये ऐसे बनेगा। ऐसी आकृति कहाँ पे बन रही है हमारी, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, इसमें क्या किया, पहले इधर फोल्ड किया, फिर ऊपर की तरफ फोल्ड किया और यहाँ से कट कर दिया। तो जब इसको खोलेंगे तो यहाँ पे कट, जब इसको नीचे से खोलेंगे तो यहाँ से कट, जब इसको इधर खोलेंगे तो यहाँ पे कट और ये यहाँ पे, तो मतलब ऊपर ऊपर के चारों कोने कट जाएंगे। इसमें 2 कोने कट रहे हैं, इसमें 2 कोने कट रहे हैं, बीच में ऐसा जो कि नहीं बनेगा, इसमें चारों कोने कट रहे हैं, इसमें ये गोले बीच में बनेंगे नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या किया, यहाँ से ऐसे फोल्ड किया, फिर यहाँ से ऐसे इसको फोल्ड किया है और यहाँ पे वर्ग शेप में काट दिया है। तो जब इसको यहाँ से ओपन करेंगे ऐसे वापस, तो यहाँ पे एक और चतुर्भुज बन जाएगा, ऐसे ऐसे। और जब इसको इसके अराउंड इसको ओपन करेंगे तो एक चतुर्भुज यहाँ पे और ये वाला चतुर्भुज यहाँ पे बन जाएगा। ऐसी आकृति इसमें ए में नहीं मिल रही, बी में भी नहीं है, सी में हमें मिल रही है, डी हमारा होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, पार्ट नंबर 9, आकृति निर्माण। इन तीनों से हमें आकृति निर्माण करना है। इसमें 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 हो सकता है, ये भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 नहीं हो सकता, 1 2 3 4 5 नहीं हो सकता, ए और बी में से होगा। तो अब इसमें से कौन सा होगा ये चेक करते हैं। ये इसको 1 नाम देते, इसको 2 नाम देते, इसको 3 नाम देते। एक देखते, एक यहाँ पे ऐसे ऐसे, लेकिन ये आकृति देखिए यहाँ से ये लाइन छोटी हो गई, इसलिए ये नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर होगा। अगले प्रश्न में 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो सकता है, 1 2 3 4 हो सकता है, 1 2 3 4 हो सकता है, 1 2 3 4 5, एक तो कैंसिल हो गया। अब क्या करते हैं, इसको देखते हैं, इसके अंदर मिल रहा हो सकता है, इसके अंदर नहीं मिल रहा, ये कैंसिल हो गया, इसके अंदर मिल रहा है, ये हो सकता है। तो इन दोनों में से एक होगा। अब चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं, इसके अंदर ऐसा हो गया तो ये नहीं मिल रहा, तो ऑप्शन नंबर सी बचता है। तो यही हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो सकता है, 1 2 3 4 5 कैंसिल हो गया, 1 2 3 4 हो सकता है, 1 2 3 4 5 कैंसिल हो गया। अब हमें चाहिए ये, इसको देखते हैं, मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, हो सकता है। इसको चेक करते हैं, यहाँ पर मिल रहा है लेकिन इसमें ये नहीं मिल रहा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बचता है। यही हमारा ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 36, इसमें देखते हैं 1 2 3, 1 2 3 4 कैंसिल हो गया, 1 2 3 हो सकता है, 1 2 3 4 कैंसिल हो गया, 1 2 3 हो सकता है। अब इसको चेक करते हैं पहले, इसके अंदर ये कर्व आ गया,
ये कैंसिल हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ही बचता है, जो कि हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। पार्ट नंबर 10, छिपी हुई आकृति। इसके अंदर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। ऐसी आकृति चाहिए, ऐसी आकृति हमें मिलेगी ऑप्शन नंबर डी में, यहाँ पे ये मिल रही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हमें चाहिए ऐसी आकृति। ऐसी आकृति हमें मिलेगी ऑप्शन नंबर सी में, देखो मिल रही है, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। और मैं ये इसमें भी देखते हैं, ये ऐसी होगी, ऐसी हमें चाहिए नहीं, तो ये इसलिए नहीं होगा। अगला प्रश्न, हमें ऐसी आकृति चाहिए इस प्रकार से, इसके अंदर नहीं मिल रही, इसके अंदर भी नहीं मिल रही, इसमें मिल रही है और इसमें नहीं मिल रही, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला पार्ट, ऐसी आकृति चाहिए, इसके अंदर कर्व आ गया, नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सीधा नहीं चाहिए, नहीं हो सकता, ऐसा इसमें मिल रहा, इसमें नहीं मिल रहा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारा मानसिक योग्यता का पेपर सॉल्व होता है। अब चलते हैं मैथ के पेपर के ऊपर। मैथ में पहला प्रश्न है, एक कमरा 12 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है, कमरे के दीवारों का क्षेत्रफल बताइए। हमें क्या दे रखा है, एक कमरा दे रखा है, हमें इस कमरे की लंबाई दे रखी है 12 मीटर, चौड़ाई दे रखी है हमें 10 मीटर और ऊंचाई दे रखी है हमें 8 मीटर। हमें इसकी दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कमरे में दीवारें होगी, ऊपर की छत को नहीं गिनेंगे और नीचे के फर्श को नहीं गिनेंगे, तो दीवारें कितनी होगी, 4 दीवारें होगी, एक तो ये एक ये 2, एक इस तरफ की और एक सामने की तरफ की 3 और ये सामने की तरफ की 4। तो ये पहली दीवार है, ये वाली, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, तो इसमें चौड़ाई और ये ऊंचाई, ये दो काम में आएगी, तो इसकी चौड़ाई कितनी है 10 मीटर और ऊंचाई कितनी है 8, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा वो निकाल लेंगे हम। इसका और इसका सेम ही होगा क्योंकि आमने सामने की है और दोनों की लंबाई चौड़ाई चौड़ाई और ऊंचाई दोनों की बराबर है, तो इसका और इसका क्षेत्रफल सेम होगा। अब बात करते हैं इसकी, एक मिनट, इसकी बात करते हैं। इसकी लंबाई तो होगी 12 मीटर और ऊंचाई कहाँ में आएगी, जो कि होगी 8 मीटर। सेम इसके जस्ट सामने की जो दीवार होगी उसमें भी लंबाई होगी 12 मीटर और ऊंचाई कहाँ में आएगी 8 मीटर। दोनों आयताकार है, ये और ये, ठीक है। तो पहले इस दीवार नंबर 1 का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। पहले इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। दीवार नंबर 1 का ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या होगा इसका, ये तो है 10 मीटर और ये है 8 मीटर, तो इसका होगा 10 गुना 8 बराबर 80। ऑप्शन नंबर, ये दीवार नंबर B2 है, इसका भी 80 होगा। दीवार नंबर 3 है, इसमें एक तो ये लंबाई काम आएगी जो कि है 12 मीटर और ये ऊंचाई काम आएगी जो कि है 8 मीटर, तो 12 गुना 8, 12 पंजे 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96। इसके जस्ट सामने की जो दीवार है उसका क्षेत्रफल भी 96 मीटर आएगा। चारों को ऐड करते हैं, 80 80 96 96, 0 0 6 6 6 6 12, 12 के 2 हासिल 1, 8 8 16, 1 17, 17 और 9 17 और 9 26, 26 और 9 35। तो ये आ जाएगा हमारे पास चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जो कि आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में 352। ऑप्शन में है बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं है, नहीं आ गया। ठीक है। दो भिन्न अभाज्य संख्याओं का महत्व एक होता है। इसको एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। दो भिन्न भिन्न मतलब अलग 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 अभाज्य संख्या लेते हैं, 2 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं। इनका एचसीएफ निकालेंगे तो इनका एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि कॉमन इनमें दोनों में कुछ नहीं आएगा। तो जिनमें कॉमन नहीं आता कुछ भी, उनका एचसीएफ कितना आता है? 1 आता है। ठीक है, तो मतलब ये तो सही बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी, दो सह अभाज्य संख्याओं का महत्व 1 होता है। ये तो हमें पता ही है कि कोई सह अभाज्य संख्या है तो उनका महत्व 1 होगा, तभी तो वो सहभाज्य संख्या होगी। सहभाज्य संख्या की डेफिनेशन यही है कि दो संख्याओं का महत्व यदि 1 है तो वो दोनों सहभाज्य संख्या कहलाएगी। तीसरा देखते हैं, दो क्रमागत सम संख्याओं का महत्व 2 होता है। क्रमागत मतलब लगातार, लगातार सम संख्या। तो लगातार सम संख्या ले लेते हैं, 2 ले लेते और 4 लेते हैं। 2 भी सम है, 4 भी सम है और लगातार है। 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1, जोड़ा बन रहा है। ठीक है, 1 को तो वापस से गुणा करेंगे तो वापस वही आ जाएगा, तो जोड़ा बन रहा है 2 गुणा 1 का। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? 2। मतलब अगर दो क्रमागत सम संख्याएं हैं तो उनका एचसीएफ 2 आएगा। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ये ही गलत होना चाहिए। इसको भी एक बार ट्राई करते हैं, एग्जाम्पल से इसको भी करेंगे और ये आएगा गलत। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? एक सम और एक विषम संख्याओं का महत्व एक सम संख्या होती है। एक विषम संख्या ले लेते हैं और एक सम संख्या। ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है। इनका महत्व कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो 1 क्या सम संख्या है? बिल्कुल नहीं है। तो ये वाला कथन है ना, ये हमारा गलत साबित होता है। तो इसमें हमें गलत वाला ही छांटना था। हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, जब 4.5 का गुणन 145.77 से किया जाता है तो प्राप्त परिणाम निम्न में से किस संख्या के सबसे निकटतम है? सबसे पहले करना क्या है, इसमें 4.5 को गुणा करना है 145.77 और फिर इसका निकटतम और दे दिया तो इसका निकटतम करना है। तो अगर हमें निकटतम दे देते हैं तो इसको हम गुणा डायरेक्ट नहीं करते हैं। इसके लिए हम ट्रिक अपनाते हैं। कौन सी? पहले इसका निकटतम करेंगे, फिर इसका निकटतम करेंगे और फिर इनकी गुणा करेंगे। पहले इसका निकटतम करते हैं। इसका निकटतम क्या आएगा? पॉइंट के बाद में 5 या 5 से बड़ी है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 146। इसका निकटतम क्या होगा? 5 या 5 से ज़्यादा है तो 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 ऐड करेंगे 5 हो जाएगा। अब इसका गुणा करते हैं। 5 6 30, 30 का 0 हासिल 3, 5 चौक 20, 20 और 3 23, 23 का 3 हासिल 2, 5 एकम 5, 5 और 2 7, 730। अब 730 हमें नहीं मिल रहा, तो अब इसका भी निकटतम देखते हैं। 730 का निकटतम कौन सा होगा? 700। और तो दूर दूर है, सबसे निकट कौन सा है? 700। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, 60 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर 250 पैसे प्रति मीटर की दर से घेरा डालने का कितना व्यय होगा? सबसे पहले तो हमारे पास है, ये हो गया वर्गाकार मैदान। ठीक है, इसकी भुजा दे दी हमें 60 मीटर है। ये भी 60 मीटर, ये भी 60 मीटर, ये भी 60 मीटर। हमें क्या करना है? इसके चारों ओर घेरा डालना है। इसे इसके चारों ओर घेरा डालना है। ठीक है, तो घेरा डालने के लिए हमें दे रखा कितना व्यय पूछा, कितना व्यय होगा मतलब खर्चा कितना होगा। तो सबसे पहले चारों तरफ डालना है, तो चारों तरफ के लिए हम इसका परिमाप ज्ञात करेंगे। तो हमें पता है वर्ग का परिमाप क्या होता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा। भुजा में दे रखी है, कितनी दे रखी है? 60। गुणा करेंगे 6 चौक 24 और ये 1 0 लग जाएगा, ये आएगा मीटर में। 240 मीटर, ये इसका क्या आ गया? परिमाप आ गया, मतलब चारों तरफ की लंबाई आ गई हमारे पास 240 मीटर।
अब ये बोल रहा है 250 पैसे प्रति मीटर की दर से, मतलब 1 मीटर में घेरा डालने का 250 पैसे ये चार्ज कर रहा है। तो हमारे पास तो है 240 मीटर, तो 240 मीटर को गुणा करेंगे 250 से, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास पैसे में, लेकिन हमें आंसर में चाहिए रुपये में, तो ये आएगा पैसे में है। पैसे में इसको रुपये में चेंज करने के लिए इसमें 100 का भाग देना होगा। तो जब इसमें 100 का भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ये हमारा सिंपल हो गया। बस इसको गुणा करते हैं, 24 को गुणा करना है 25 से, 24 गुना 25, डायरेक्ट 25 का पहाड़ा बोलते हैं। 25 चौक 100, 100 का 0 हासिल 10, 25 से कम 25, 25 गुना 50, 50 और 10 60। तो ये आंसर हमारा आया है रुपये में, मतलब 600 रुपये लग जाएंगे हमारे चारों तरफ, इसके चारों तरफ घेरा डालने के लिए। तो 600 रुपये ऑप्शन नंबर बी इसमें मिल रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दिए गए बार ग्राफ में एक स्कूल पुस्तकालय में छात्रों को निर्गत की गई पुस्तकों की संख्या दर्शाई गई है। ग्राफ का अवलोकन करें और बताएं कि किन दो श्रेणियों में निर्गत की गई पुस्तकों की संख्या समान है। अच्छा, तो ये हमें डायग्राम दे रखा है। इसमें निर्गत मतलब इश्यू की हुई, मतलब विद्यार्थियों को पुस्तकें दी गई है। विज्ञान में इतनी पुस्तकें दी गई है, भूगोल में इतनी पुस्तकें दी गई है 500 है, ठीक है, इसका फिक्स पता नहीं है। इतिहास के अंदर 600 पुस्तकें बच्चों को दी गई है, साहित्य में इतनी पुस्तकें दी गई है, और जीवनी में हमें 500 पुस्तकें बच्चों को दी गई है, ठीक है। प्रश्न क्या पूछा है, इसका अवलोकन करना है, हमने अवलोकन कर लिया। बताना क्या है, किन दो श्रेणियों में निर्गत की गई पुस्तकों की संख्या समान है, मतलब बच्चों को जो पुस्तकें दी गई है उनकी संख्या समान है। तो हमने देखा भूगोल और जीवनी, इन दोनों में 500 पुस्तकें बच्चों को दी गई है, तो हमारा आंसर होगा भूगोल और जीवनी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं। ओके, तो 1 बिलियन कितना होता है, बिलियन लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, 1 बिलियन, 10 बिलियन, सॉरी फिर से करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और ये हो गया 1 बिलियन। हो गया, ये तो है 1 बिलियन। कितने के लिए हम भाग दे देंगे, मिलियन पूछा ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1 बिलियन, ठीक है। इसको कर लेते सोल्व। 0 से 0, 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 कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा, 1000। तो 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर होगा। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 23 तथा 23 के गुणनफल में से 13 को घटाने पर क्या प्राप्त होता है। अच्छा, प्रश्न को समझिए। 23 तथा 23 के गुणनफल, तो 23 को 23 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, ठीक है, वो निकालेंगे। उसमें से 13 घटाना है, जो भी आएगा उसमें से 13 को माइनस करेंगे। तो 23 का स्क्वायर करना है, मतलब खुद से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 23 को 23 से गुणा करेंगे तो ये आएगा, गुणा ही कर लेते हैं, 3 3 9, 3 3 3 दूनी 6, 2 3 6, 2 कम 2 2 दूनी 4, यह गया 9, 6 6 12 का 2 हासिल 1, 529। 529 में से हमें घटाना है 13, 9 में से 3 घटाएंगे 6 बचेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, और ये 5 ऐसे कैसे, 516 हमें मिल रहा है, ऑप्शन नंबर
बी में, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 4/36 का मान होगा। ठीक है, इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। 1/3 प्लस 1/4 प्लस 4/36। अगर इसको हम देखें तो इसको हम थोड़ा सा इजी बना सकते हैं। कैसे? ये 4 से कट रहा है एक बार, ये कट रहा है 9 बार, तो ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/9। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। 3, 4 और 9 एलसीएम लेंगे। 3 1 बन गया, 4 ये 3, फिर 3 को 1 बनाएंगे। अब 4 को डायरेक्ट 1 बना देंगे। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 3 3 9, 9 चौक 36। एलसीएम कितना आया? 36। 36 में 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? जाएगा एक बार, 12 बार। 12 को 1 से गुणा करेंगे, 12 ही आएगा। प्लस 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 9 बार। 9 को 1 से गुणा करेंगे, 9 ही आएगा। प्लस 9 चौक 36, 4 बार। 4 को 1 से गुणा करेंगे, 4 आएगा। जोड़ते हैं, 12 और 4, 12 और 9, इसको जोड़ते 12 और 9 कितने होंगे? 21। 21 और 4 25, 25/36। ये हमारा आंसर होगा 25/36, जो कि मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है 5 के 5वें गुणज और 6 के तीसरे गुणज का गुणनफल कितना होगा। ठीक है, जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसे वैसे प्रश्न को हल करते जाएंगे। सबसे पहले ये बोल रहा है 5 के 5वें गुणज। 5 के गुणज क्या क्या होते हैं? 5, 10, 15, 20, 25, 30, इस प्रकार से होते हैं। फिर हमें चाहिए 6 के तीसरा गुणज, तो 6, 12, 18, 24, इस प्रकार से 6 के गुणज होते हैं, ये 5 के गुणज होते हैं। 5 के तो 5वां गुणज चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। और 6 का तीसरा गुणज, पहला, दूसरा, तीसरा। इनका गुणनफल, गुणनफल मतलब इनको गुणा करना है। 25 का गुणा करना है 18 से, करते हैं गुणा। 8 पंजे 40, 40 का 0 हासिल 4, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 1 पंजे 5, 2 एकम 2, 0 5 4, कितना है आंसर? 450। 450 कहाँ पे मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर होगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 2700 है। अगर उनका लस्य 300 है तो संख्याओं का मध्य ज्ञात करें। इसको कैसे करेंगे? इसके लिए हमें फॉर्मूला आता है जो कि हमें याद होना चाहिए। फॉर्मूला है, फॉर्मूले को ऐसे लिखते हैं, ऐसे सही रहेगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF, ये होता है फॉर्मूला। हमें इनमें से क्या क्या दे रखा है? दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है और उनका लैस मतलब एलसीएम दे रखा है। एचसीएफ हमें ज्ञात करना है, तो जो जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है? 2700, बराबर की जगह बराबर, एलसीएम कितना दे रखा है? 300, गुणा एचसीएफ हमें निकालना है। एचसीएफ निकालना इधर रख लेते, 300 को इधर भेज देते हैं। यहाँ पे गुणा में है, इधर आके भाग में आ जाएगा, तो 2700 भाग में आ जाएगा 300, बराबर इधर बच जाएगा HCF। इसको सोल्व कर लेते, 0 से 0, 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 नाम 27, तो HCF कितना आ गया? 9। इस प्रकार से HCF फाइंड करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा? ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए और किस जगह इसको अप्लाई करना है ये भी हमें पता होना चाहिए। हमारा आंसर आया 9, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि मिश्र धन
7,375 पर कुल 875 ब्याज है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। हमें क्या क्या दे दिया, गिवन क्या क्या दिया है, मिश्र धन दे दिया 7,375 रुपये, साधारण ब्याज दे दिया 875 रुपये, पूछा है प्रिंसिपल मतलब मूलधन पूछा है। इसके लिए भी हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला है मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ये हमारा फॉर्मूला है। मिश्र धन दे दिया, साधारण ब्याज दे दिया, मूलधन पूछा है। मिश्र धन दिया हमें कितना दिया है 7,375 रुपये। मूलधन निकालना है, साधारण ब्याज हमें दे दिया 875 रुपये। मूलधन निकालना है, इसको एक तरफ रखेंगे और 875 को इस तरफ भेज देंगे। 7,375 माइनस 875 पी इस तरफ है, इसको सोल्व कर लेंगे, हमारे पास मूलधन आ जाएगा। 7,375 में से माइनस करेंगे 875, 5 में से 5 जीरो, 7 में से 7 जीरो, 3 में से 8 जाएंगे नहीं, हाथ से लेंगे, 13 में से 8 घटाएंगे 5, यहाँ पे बचेंगे 6। 6,500 के आगे हमारे पास मूलधन, जो कि हमें 6,500 ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सोहन ने 6 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़ा शर्ट के लिए खरीदा। शर्ट बनवाने के पश्चात 1 मीटर 80 सेंटीमीटर कपड़ा बच गया, तो मोहन को शर्ट बनवाने में कितना कपड़ा लगा। इसको किस प्रकार करेंगे, सोहन के पास कुल कपड़ा था 6 मीटर 75 सेंटीमीटर, उसने शर्ट बनवा लिया। शर्ट बनवाने के पश्चात उसके बाद 1 मीटर 80 सेंटीमीटर कपड़ा बच गया, तो बनवाने में कितना कपड़ा लगा, इसके अंदर से ये माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इसको ये मीटर और सेंटीमीटर में, ये भी मीटर और सेंटीमीटर में, तो इसको एक चीज़ में कन्वर्ट करते हैं। पहले आंसर हमें दे रखा मीटर में, तो हम इसको मीटर में ही चेंज कर लेते हैं। सेंटीमीटर, डेसीमीटर और मीटर, मीटर में चेंज करना है, तो सेंटीमीटर तो मीटर में रहेगा, सेंटीमीटर को चेंज करना है, तो ये जाएगा नीचे से 1 और 2, भाग लगेगा 10 का, भाग लगेगा 10 का। ठीक है, तो पहले ये तो मीटर में है, 75 को सेंटीमीटर में, 75 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में, तो 75 भाग लगेगा मतलब बटे लगा देते हैं, 10 गुना 10 मतलब 10 गुना 10 करेंगे 100, तो ये कितना देगा, 2 संख्या छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगेगा 0.75, ये चेंज हो गया मीटर में। तो टोटल कपड़ा कितना था उसके पास 6 मीटर और 0.75 मीटर, दोनों को जोड़ लेंगे 5, 7 और 6, 6.75 मीटर इसके पास कपड़ा था। इसको अलग से लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 6.75 मीटर कपड़ा उसके पास था। इसको भी चेंज करते हैं, इसको चेंज करेंगे 80 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 का भाग देंगे, 2 छोड़ेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, तो ये हमारा बनेगा 0. इसको इरेज कर लेते एक बार, 0.80, ये मीटर में चेंज हो गया। 1 मीटर हमारे पास पहले से था, 1 मीटर पहले से था, यहाँ पे देख लेते हैं, दोनों को ऐड कर लेंगे कि इतना कपड़ा बच गया, 0.8 ये मीटर में, मतलब इतना कपड़ा बच गया। इसको भी आप लिख लेते हैं 1.80 मीटर। अब इन दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो जितना कपड़ा शर्ट बनवाने के लिए लगा था वो हमारे पास आ जाएगा। घटाते हैं, 6.75 में से 1.80 को घटाएंगे, 5 में से 0 घटाएंगे 0, 7 में से 8 जाएगा नहीं, हासिल लेंगे, 17 में से 8 घटाएंगे 9, पॉइंट लगेगा, यहाँ पे 5, 5 में से 1 घटाएंगे 4, 4.90 मीटर इतना कपड़ा शर्ट बनवाने के लिए लगा था। 4.90, कुछ गड़बड़ होगी क्या, कुछ तो गड़बड़ हुई है, हाँ गड़बड़ हुई है यहाँ पर। 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 बचेंगे,
ये गड़बड़ हुई है। फिर 17 में से 8 घटाएंगे 9 बचेंगे, 5 में से घटाएंगे 4 बचेंगे। तो हमारा आंसर आएगा 4.95 मीटर, 4.95 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। तो हमसे जो गलती हुई थी वो हमारे पकड़ में आ गई पहले ही, क्योंकि जब हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना तो जो अगर गलती भी हो जाती है तो वो जल्दी से पकड़ में आ जाती है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप ही प्रश्न को करना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस बार इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक पार्टी में कुल 72 पुरुषों और महिलाओं ने भाग लिया। यदि पुरुषों और महिलाओं की संख्या में 5:4 का अनुपात हो तो पार्टी में कुल कितने पुरुष सम्मिलित हुए। चलिए हमें क्या क्या दे रखा है वो देखते हैं। एक पार्टी में कुल 72 पुरुषों ने महिलाओं ने भाग लिया, मतलब टोटल 72 लोगों ने पार्टी में भाग लिया था। ठीक है, फिर हमें दे दिया अनुपात, मेन का अनुपात, महिलाओं का अनुपात, ये दे दिया कितना 5:4। जब भी अनुपात में दे देते हैं हम क्या करते हैं, सबसे पहले मेन मानेंगे कितने 5x, वुमन मानेंगे कितने 4x। ठीक है, हमें दे रखा टोटल, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 72 आएगा। तो मेन इतने वुमन इतने हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं, 5x + 4x जो कि हम 72 दे रखा है। 5x और 4x कितने होंगे 9x जो कि हमें 72 दे रखा है। x को इस तरफ रखेंगे, 9x के साथ गुणा में इधर आएंगे तो ये भाग में हो जाएगा। इसको काटेंगे, 9 एकम 9, 9 8 72। इससे हमारे पास x की वैल्यू आ गई कितनी 8। हमें पूछा है मेन, क्या पूछा है, पार्टी में कुल कितने पुरुष सम्मिलित थे, मतलब मेन की संख्या हमें बतानी है। मेन की संख्या कितनी है 5 × x, x हमने निकाला अभी 8 है। जब इसको सॉल्व करेंगे 8 पंजे 40, इसका मतलब है 40 पुरुष उस पार्टी में शामिल थे, 40 पुरुष, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है 7 महीने 5 सप्ताह और 22 दिन मिलाकर कुल कितने दिन होंगे। ठीक है, सबसे पहले 7 महीने, इसको दिन में कन्वर्ट करेंगे, 7 गुना महीने में कितने दिन होते हैं 30, एवरेज लेके चलते हैं 30। ठीक है, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 7 × 7 7 × 7 या 21 और ये 0 लग जाएगा। फिर 5 सप्ताह, 5 सप्ताह, सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन होते हैं, 7 पंजे 35, ये दिन हो गए। ये हो 22 दिन, ये दिन में है पहले से। कुल पूछा तो इन तीनों को जोड़ देंगे, 0 5 और 2, 5 और 2 7, 1 3 और 2, 1 और 3 4, 4 और 2 6, ये 2 इधर, ये हो गए 267 दिन, जो कि हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर होगा। इरेज कर लेते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न कह रहा है 0.00148 गुणा 0.002 बटे 0.00008 को सरल करने पर मान है। तो इसको हमें सरल करना है। ठीक है, करते हैं सरल। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, 0 कोष्टक में 0.00148 गुणा 0.002, कोष्टक बंद करेंगे, बटे 0.00008। तो पहले कोष्टक का सॉल्व करते हैं, पहले कोष्टक का सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 जीरो है, सॉरी 5 संख्या है, पॉइंट के बाद 1 2 3 3 संख्या है, तो 5 संख्या है, तो ये इसके बटे में 5 जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5, गुणा ऐसे कैसे, पॉइंट के बाद में 3 संख्या है तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, बटे पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6, पॉइंट के बाद 6 संख्या है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 8 बटे 1 2
3 4 5 6। अब क्या करते हैं, इन दोनों की गुणा इन दोनों की गुणा होगी, है ना। इन दोनों की गुणा करते हैं, 148 को गुणा करेंगे 2 से, 2 अट्ठे 16, हासिल 6, ये 1 2 चौके 8 1 9, 2 एकम 2, 296, 296 बटे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 0। ये बड़े बट्टे को, इस बड़े बट्टे को इस प्रकार से लिख लेते हैं, ये 8 बटे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसको अब क्या करेंगे, इसको तो एज इट इज लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। भाग के निशान को चेंज करेंगे गुणा में, तो ये चेंज हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और 8 आ जाएगा बट्टे में। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 कट गई, और भी कट रहा है, ये कट रहा है, 2 से काटेंगे, ये तो 4 बार, ये कटेगा 1 4, यहाँ पे 1 बचेगा 8, फिर से कट रहा है 2 बार, ये कट रहा है 7 बार, फिर 4 बार, फिर से कट रहा है 1 बार, ये कटेगा 3 बार 7 बार। ऊपर तो बच गया 37, नीचे बच गया 10, ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। इसको काउंट ही नहीं करेंगे, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, नीचे 1 0 है, ऊपर यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो हमारा आंसर होगा 3.7 मिल रहा है ऑप्शन में। एक मिनट गड़बड़ हुआ, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, क्या गड़बड़ हुआ वो देखते हैं। पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। पॉइंट के बाद 1 2 3 1 2, है ना, हुआ ना गड़बड़। यहाँ पे 1 0 हो रहेगा, तो यहाँ पर भी 1 0 हो रहेगा, तो फिर यहाँ पर भी 1 0 हो रहेगा, तो यहाँ पे 100 होगा। 100 होगा तो 2 संख्या छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगेगा। जब यहाँ पे पॉइंट लगेगा तो ये होगा 0.37, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। छोटी सी छोटी मिस्टेक हमारा आंसर गलत करवा सकती है, तो ध्यान से हमें करते हुए चलना है, जिससे कि हमारी अगर गलती हो भी गई है तो हमारे जल्दी से पकड़ में आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी ने आम के एक टोकरे को 2500 में बेचकर उतना ही लाभ अर्जित किया जितना कि क्रय मूल्य था, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार करते हैं, उसने दिया है कि आम के एक टोकरे को बेचा है 2500 रुपये में, मतलब विक्रय मूल्य उसने दिया है, विक्रय मूल्य 2500 रुपये, ठीक है। 2500 में बेचा है, तो उसको जो भी लाभ हुआ है, लाभ मतलब प्रॉफिट हुआ है, कितना हुआ है, जितना उसका क्रय मूल्य था। ओके, हमें पूछा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, प्रतिशत लाभ बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ हमें दिया है क्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य लिख देंगे लाभ की जगह, बटे क्रय मूल्य गुणा 100। क्रय मूल्य से क्रय मूल्य कट जाएगा, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 100%। 100% का उसको लाभ होगा। हमारे पास लाभ प्रतिशत कितना आया है, 100, जो कि हमें मिला ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। कुछ ही नहीं किया, हमें दे रखा था विक्रय मूल्य, और इसी के साथ हमें विक्रय मूल्य दे दिया 2500। इसी के साथ हमें दिया कि 2500 में अगर उसको जो बेच रहा है तो उसको जो लाभ हो रहा है वो उतना ही हो रहा है जितना उसका क्रय मूल्य था। तो मतलब जितना उसने खरीदा है उतना ही उसे लाभ हो रहा था, मतलब 100% उसको लाभ हो रहा है। तो हमने क्या किया है, बस लाभ की जगह जो दे रखा था क्रय मूल्य है वो रखा है, क्रय मूल्य से क्रय मूल्य कैंसिल आउट हो गया, हमारा आंसर कितना आ गया, 100। इस प्रकार प्रश्न को हल करेंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं।
अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 16 = 1/2 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में तय करता है, उसके द्वारा 6 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे? 4 घंटे में 16 = 1/2 किलोमीटर, इसको सोल्व करते हैं। 16 16 16 32 और 33, 33/2 किलोमीटर 4 घंटे में तय करता है। तो सबसे पहले 1 घंटे की निकालें, 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो 33/2, इसको क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे 4 का, है ना। मतलब इसमें भी 4 का भाग दिया था तो 1 आ गया, तो इसमें भी 4 का भाग देते हैं। एक एक नियम इसमें लगाएंगे। तो एक नियम लगाएंगे तो किस प्रकार लगाएंगे? इसमें इधर 4 है तो इसको 1 बनाने के लिए 4 का भाग देते हैं। तो इधर 33/2 था हमारे पास, 4 का भाग देंगे तो नीचे गुना कर लेते हैं 4 से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 33/4 4 4 दूनी 8। 1 घंटे में ये इतनी किलोमीटर दूरी तय करता है। अब हमें बताना है 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो 6 घंटे में तय की गई दूरी बराबर 6 गुना 1 घंटे में तय की गई दूरी। इसको सॉल्व करेंगे, कट रहा 2 से कट रहा 4 बार, 2 से कट रहा 3 बार, तो ये आ जाएगा 3 गुना 33/4। इसको सॉल्व करते हैं। 33 को 3 से गुना करेंगे, 3 3 9, 3 3 9, 99/4। आंसर हमें दे रखा है। एक बार इसको सॉल्व करते हैं। 99 में भाग देते हैं 4 का, 4 1 4 4 दूनी 8, 2 बार गया, 1 बच गया, 9 उतारेंगे, 4 1 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16, कितना बचा? 17 18 19, 3 बचा, 3। तो मिश्र भिन्न में क्या होगा? 24 सही 3/4, 24 सही 3/4 किलोमीटर दूरी तय करेगा कितने में? 6 घंटे में। हमें मिल रहा है ये ऑप्शन नंबर ए में, 24 सही 3/4 किलोमीटर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इरेज कर लेते एक बार। अगला प्रश्न है, एक 175 मीटर लंबी ट्रेन की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि यह ट्रेन 225 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसे कितना समय लगेगा? समय निकालना है। क्या क्या दे रखा है? ट्रेन की लंबाई दे रखी है और प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है, साथ ही चाल दे रखी है। चाल दे रखी कितनी? 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी दे रखी है। अब हमने ऐसे प्रश्न पहले सॉल्व किए थे, ट्रेन की लंबाई दे दी और प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दी, तो दूरी क्या लेते हैं? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों को जोड़ेंगे। 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 का 0 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 400 मीटर ये हमारे पास है दूरी। अब हमें निकालना है समय। दूरी कितनी आई थी? 400 मीटर। हमें निकालना है समय। समय के लिए फॉर्मूला क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। लेकिन एक डाउट हो गया हमारे पास, ये तो दे रखा मीटर में और चाल दे रखा हमें किलोमीटर प्रति घंटे में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? चाल को चेंज करते हैं मीटर प्रति सेकंड में। तो हमारे पास 72 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटे को जब मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो हम 5/18 से गुणा करते हैं। इसको सोल्व करते हैं। कितनी बार? 2 से काटते हैं 9 बार, इसको 2 से काटेंगे 3 36 बार, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 गुना 5, 4 पंजे 20, 20 मीटर प्रति सेकंड। चाल को हमने चेंज कर लिया मीटर प्रति सेकंड में, तो चाल आएगी हमारे पास 20 मीटर प्रति सेकंड। अब हम समय निकाल लेते हैं। दूरी हमारे पास आई मीटर में 400 मीटर, चाल हमने निकाल ही ली। अब इसको सोल्व करते हैं। 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया कितनी बार?
20 बार। हमारे पास समय कितना आ गया? 20 सेकंड। ये हमारे पास आ गया समय, यही हमें निकालना था, जो कि हमें मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यदि दो संपूरक कोणों का अनुपात 5:7 है तो उन कोणों का अंतर कितना होगा? हमें दे रखा है दो संपूरक कोण है, मान लेते ए और बी दो संपूरक कोण है, इनका अनुपात दे रखा है 5:7। ठीक है, अब हमें अनुपात दिया है, तो जब भी अनुपात हमें देते हैं तो हम क्या करते हैं? एक्स लगाते हैं और उनका मान निकालते हैं। तो ए कितना आएगा? 5x, बी कितना आएगा? 7x। ठीक है, मतलब हमारे पास एक कोण तो आ गया 5x, दूसरा कोण है 7x, और दोनों कोण कौन से कैसे कोण है? संपूरक कोण है। और हमें पता है संपूरक कोणों का योग, अगर इन दोनों को हम जोड़ें तो कितना आएगा? 180 डिग्री। यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, 7 और 5 12x बराबर 180 डिग्री। x का मान निकालना हमें, तो 180 12 गुणा में है, इधर आके भाग में जाएगा। जब इसको काटते हैं कितनी बार? 6 बार। ये कटेगा कितनी बार? 90 बार। फिर कट रहा है, 3 से काटते हैं 2 बार। ये कटेगा कितनी बार? 3 से 30 बार। फिर ये 1 बार, ये 15 बार। तो x का मान हमने निकाल लिया 15। जब हमारे पास x का मान आ गया तो हम दोनों कोणों का मान निकाल सकते हैं। ये कितना था हमारे पास? 5 गुना x, x निकाल लिया 15, 15 चौक 60, 15 पूर्ण 75 डिग्री। कोण भी कितना था? 7x, तो 7 गुना 15, 15 सत्ते 105। दोनों कोण निकालिए, एक कोण आया 75, एक होया 105 डिग्री। अब पर्सन हमें बोल रहा है क्या करना है? हमें उन दोनों कोणों का अंतर निकालना है। अंतर निकालने के लिए निकाल लेते हैं, 105 में से 75 घटा देते हैं, 5 में से 5 घटाएंगे 0, 10 में से 7 घटाएंगे 3। अंतर कितना है हमारे पास उन दोनों कोणों का? 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से जिस जैसे पर्सन बोल रहा था वैसे वैसे हम पर्सन को सॉल्व करते गए, हमारा लास्ट में आंसर आ गया। हमें दे रखा था दोनों कोणों का अनुपात दे रखा था। दोनों कोण कैसे? संपूरक कोण है, उनका अनुपात दे दिया 5:7। तो हमने मान लिया कि पहला कोण ए है, दूसरा कोण बी है। अनुपात दे रखा है तो पहला कोण हो जाएगा 5x, दूसरा कोण हो जाएगा 7x। संपूरक है तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 180 आएगा। इस प्रकार दोनों को जोड़ के हमने x का मान निकाल लिया। x का मान आते ही हम a का मान भी निकाल सकते हैं, b का मान भी निकाल सकते हैं। a का मान निकाला 75x, b का मान निकाला 105x। दोनों का अंतर पूछा था, दोनों का अंतर कर दिया, हमारे पास आ गया 30 डिग्री। इस प्रकार इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। अब लास्ट प्रश्न बचा है, जो कि कह रहा है दिए गए ज्यामितीय आकृति के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। ये जो आकृति दे रखी है हमें, इसके अंतःकोण मतलब अंदर के कोणों का हमें योग ज्ञात करना है। अंदर के कोण कितने कितने होंगे, इनका योग ज्ञात करना है। तो इसको किस प्रकार करें? हम पहले आकृति बना लेते हैं। ऐसी हमारे पास आकृति है। तो अंदर के कोणों का योग ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको दो भागों में यहाँ से बांट लेते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला तो हो गया त्रिभुज, ये नीचे वाला हो गया चतुर्भुज। ठीक है, हमें पता है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ये हमें पता है त्रिभुज के लिए। चतुर्भुज के लिए भी हमें पता है, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम इनको और इनको जोड़ देंगे तो हमारे पास जो हमारे पास पंचभुज है उसके सभी अंतःकोणों का योग हमारे पास आ जाएगा। 0, 8 और 6, 14, 14 का 4 हासिल 1, 3, 4, 5। तो इस प्रकार हमारे पास सभी अंतःकोणों का योग कितना आएगा? 540, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें मिल रहा है।
इस प्रकार हम फाइंड करेंगे। और अगर इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि पंचभुज होता है ना, पंचभुज, उसके अंतःकोणों का योग 540 डिग्री ही होता है। ये डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे मैथ के सभी प्रश्न सॉल्व हो गए हैं। अब स्टार्ट करेंगे हम हिंदी के प्रश्न सॉल्व करना। हिंदी में पहला अनुच्छेद है, पढ़ते हैं इसको सबसे पहले। हमारे विद्यालय की वार्षिक परीक्षा समाप्त हो चुकी थी और गर्मी की छुट्टियां नज़दीक थीं। छुट्टियों से पहले हमारे शिक्षकों ने पिकनिक का आयोजन किया, जिसमें सभी विद्यार्थी और शिक्षक गिरोधपुरी धाम गए। गिरोधपुरी छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है और सतनामी पंथ के संस्थापक गुरु घासीदास जी की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। 77 मीटर ऊंचा यह धाम सतनामी संप्रदाय का शाश्वत प्रतीक पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह धार्मिक महत्व के साथ साथ एक पर्यटन स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। वहाँ हमारे शिक्षकों ने हमें गन्ने और आम का रस पिलाया। इस यात्रा में हमें गिरोधपुरी के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में जानकारी मिली। मनोरंजक होने के साथ साथ यह यात्रा ज्ञानवर्धक भी थी। इसके बाद हमारी गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई। कहानी कह रही है कि विद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं समाप्त हो चुकी थी और गर्मियों की छुट्टियां नज़दीकी थी। छुट्टियों से पहले शिक्षक बच्चों को पिकनिक के ऊपर लेके जाते हैं। कहाँ पे लेके जाते हैं? गिरोधपुरी धाम लेके जाते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जहाँ सतनामी पंथ के संस्थापक गुरु घासीदास जी की जन्मस्थली है, मतलब जन्म स्थान है वहाँ का। इसकी ऊंचाई कितनी है? 77 मीटर ऊंचा धाम है। ठीक है, वहाँ पर शिक्षकों ने गन्ने और आम का रस पिलाया था और मनोरंजक होने के साथ साथ यह ज्ञानवर्धक भी थी, मतलब ज्ञान की बातें सीखने को भी यहाँ पे मिली। और फिर गर्मियों की छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई। प्रश्न देखते हैं इसके। गिरोधपुरी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान? अभी हमने पढ़ा कि गिरोधपुरी कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गिरोधपुरी किसके जन्म स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? संत कबीर, गुरु घासीदास जी, गुरु नानक या महात्मा गांधी? हमने पढ़ा था, ये रहा, सतनामी पंथ के संस्थापक गुरु घासीदास जी की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तीसरा प्रश्न है, गिरोधपुरी किस संप्रदाय से जुड़ा है? सतनामी, वैष्णव, जैन या शैव? हमारे पास आया है, ये रहा, सतनामी पंथ के संस्थापक, मतलब कौन सा पंथ है? सतनामी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, यह यात्रा मनोरंजक और आगे क्या थी? थकान भरी थी, चुनौतीपूर्ण थी, कठिन थी या ज्ञानवर्धक थी? ये भी हमने पढ़ा अभी। मनोरंजक होने के साथ साथ यह यात्रा ज्ञानवर्धक भी थी, ज्ञानवर्धक थी। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गिरोधपुरी से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों का मिलान करें। गुरु घासीदास क्या थे? गुरु घासीदास जी की जन्मस्थली थी गिरोधपुरी। सतनामी पंथ क्या है? सतनामी संप्रदाय, ये शाश्वत प्रतीक नहीं, अभी हमने पढ़ा था इसके अंदर, ये रहा, सतनामी संप्रदाय का शाश्वत प्रतीक, सतनामी संप्रदाय शाश्वत प्रतीक। इसमें तो आएगा गुरु घासीदास, इसमें ये सेम। और पर्यटक का क्या आएगा? आकर्षण, पर्यटक। तो मतलब ए में तो क्या आएगा? 3, बी में क्या आएगा? 2,
और सी में क्या आएगा 1, ए में 3, बी में 2, सी में 1। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। इसमें सी, इसमें डी, इसमें ए, इसमें सी और इसमें बी। ठीक है, अगला अनुच्छेद, मध्य प्रदेश जिसे भारत का दिल कहा जाता है का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। इसकी राजधानी भोपाल है। 1 नवंबर 2000 तक यह क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य था। इसी दिन 16 जिलों को अलग कर छत्तीसगढ़ का गठन किया गया। मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से मिलती है। भौगोलिक दृष्टि से देश के मध्य में स्थित होने के कारण इसका नाम जवाहरलाल नेहरू जी ने मध्य प्रदेश रखा। आज़ादी से पहले इसे सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार के नाम से जाना जाता था। यह राज्य पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो का मंदिर, सांची का स्तूप, ग्वालियर का किला, उज्जैन और भीमबेटका जैसे स्थल इसके प्रमुख आकर्षण हैं। उज्जैन का कुंभ मेला जो हर 12 वर्ष में आयोजित होता है, विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। ठीक है, अनुच्छेद दे रखा है मध्य प्रदेश के बारे में कि मध्य प्रदेश को भारत का दिल भी कहा जाता है। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसकी राजधानी भोपाल है। 1 नवंबर 2020 तक यह भारत का सबसे बड़ा राज्य था क्षेत्रफल की दृष्टि से। 1 नवंबर 2020 को छत्तीसगढ़ को है ना महाराष्ट्र इससे मध्य प्रदेश से अलग कर दिया था, तो ये क्या हो छोटा हो गया। तो अब कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य अब है राजस्थान। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से अब, लेकिन पहले कौन सा था, मध्य प्रदेश था, जिससे छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया था। ठीक है, मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों से मिलती है, छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, गुजरात से और राजस्थान से। ये पूरे भारत के मध्य में मतलब बीच में स्थित होने के कारण इसको मध्य प्रदेश कहा जाता है। ये नाम किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने। आज़ादी से पहले इसे सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार के नाम से जाना जाता था। जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी उससे पहले इसको सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार के नाम से जानते थे। ये पर्यटन के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसमें खजुराहो का मंदिर भी है, सांची का स्तूप है, ग्वालियर का किला है, उज्जैन और भीमबेटका जैसे स्थान है जो कि यहाँ पे घूमने जाते हैं। उज्जैन का कुंभ मेला भी यहीं पे बढ़ता है जो कि हर 12 वर्ष में आयोजित होता है। प्रश्न करते हैं अब, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था। मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, 1 नवंबर 1956, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, इंदौर, भोपाल, उज्जैन या ग्वालियर। हमने पढ़ा था, ये रही, इसकी राजधानी भोपाल है, भोपाल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। अभी हमने पढ़ा था 1 नवंबर 2000 तक इस दिन 16 जिलों को अलग कर छत्तीसगढ़ का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ को अलग किया था मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश को भारत का दिल क्यों कहा जाता है, इसकी राजधानी देश के केंद्र में है, यह भारत के मध्य में स्थित है, इसका नाम महात्मा गांधी ने रखा, यह सांस्कृतिक केंद्र है। भारत का दिल क्यों कहते हैं, क्योंकि यह भारत के मध्य में स्थित है, बिल्कुल बीच में, इसीलिए इसको भारत का दिल कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। खजुराहो किसके लिए प्रसिद्ध है, मंदिर, जलप्रपात, गुफाएं या किले। हमारे पास आया था खजुराहो का मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है, मंदिर के लिए प्रसिद्ध है खजुराहो, मंदिर के लिए। खजुराहो क्या है, मंदिर है। खजुराहो एक जगह है जहाँ पे मंदिर है, इसलिए खजुराहो प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर होगा। अगला अनुच्छेद पढ़ते हैं, हिंदू पंचांग में अमावस्या वह दिन है जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता। चंद्रमा 28 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। 15 दिनों तक चंद्रमा पृथ्वी की दूसरी ओर होता है, इसलिए भारत से वह नहीं दिखता। जिस दिन चंद्रमा पूरी तरह अदृश्य रहता है उसे अमावस्या कहते हैं। हिंदू शास्त्रों में अमावस्या को पितरों का दिन माना गया है। भाद्रपद अमावस्या पर
पोला पर्व और कार्तिक अमावस्या पर दीपावली मनाई जाती है। शनिवार को आने वाली अमावस्या को शनिचरी अमावस्या और सोमवार को सोमवती अमावस्या कहते हैं। ये दुर्लभ अमावस्या वर्ष में केवल 1 या 2 बार आती है। माघ माह की कृष्ण पक्ष अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन मौन रहने और पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। यह है कहानी किसके बारे में है? अमावस्या के बारे में। अमावस्या क्या होती है? जिस दिन आसमान में चांद नहीं होता उसे हम अमावस्या कहते हैं। हिंदू पंचांग में क्या है? अमावस्या वह दिन है जिस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। पता हमें, जिस दिन चांद नहीं होता उसको अमावस्या कहते हैं। चंद्रमा क्या करता है? 28 दिन में पूरी पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। 15 दिन तक चंद्रमा पृथ्वी की दूसरी तरफ होता है, मतलब चंद्रमा दूसरी तरफ होता है पृथ्वी से, इसलिए हमें वो क्या है? दिखाई नहीं देता, बीच में पृथ्वी आ जाती है। तो उस दिन क्या होता है? जब वो हमें दिखाई नहीं देता तो उस दिन चंद्रमा अदृश्य रहता है। अदृश्य मतलब जो हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए उसे अमावस्या हम कहते हैं। हिंदू शास्त्रों में अमावस्या को पितरों का दिन माना गया है। ये हमें पता है कि अमावस्या को हम हमारे जो पितर होते हैं, मतलब पूर्वज होते हैं, उनके दिन पे हम मनाते हैं, मतलब माना जाता है। पितरों का दिन मानते हैं उसको, अमावस्या को। भाद्रपद अमावस्या को पोला पर्व। भाद्रपद में जो अमावस्या आती है उसको पोला पर्व, और कार्तिक माह में जो अमावस्या आती है उसको दीपावली मनाई जाती है। शनिवार को अगर अमावस्या आती है तो उसको शनिचरी अमावस्या कहते हैं। सोमवार को जो अमावस्या आती है उसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। शनिवार को और सोमवार को अमावस्या जो आती है ये दुर्लभ अमावस्या होती है और ये साल में केवल 1 या 2 बार ही आती है। माघ माह की कृष्ण पक्ष अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। मौनी मतलब मौन रहना है उस दिन, तो इसमें लिखा भी है कि इस दिन मौन रहते हैं। मौन मतलब कुछ भी बोलते नहीं है मुँह से, बिल्कुल मौन रहते हैं, मतलब चुप रहते हैं। और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, जैसे गंगा हो गया, यमुना, ऐसी पवित्र नदियाँ ना हमारी, उनमें हम स्नान करते हैं, उसको महत्व दे रखा है। ये हमारा ये अनुच्छेद कहता है। अब इसके प्रश्न पढ़ते हैं। अमावस्या का दिन कौन सा होता है? जब चंद्रमा पूर्ण रूप से अदृश्य होता है, जब चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देता है, जब सूर्य अदृश्य होता है, जब चंद्रमा आधा दिखाई देता है। हमने पढ़ा है कहाँ पे? चंद्रमा पूरी तरह अदृश्य रहता है, उसे है अमावस्या कहते हैं। अमावस्या क्या? चंद्रमा पूर्ण रूप से अदृश्य होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अमावस्या को हिंदू धर्म में किसका दिन माना जाता है? पढ़ा है हमने, हिंदू शास्त्रों में अमावस्या को पितरों का दिन माना जाता है। किसका? पितरों का। ऑप्शन नंबर बी। तीसरा प्रश्न, कार्तिक अमावस्या के दिन कौन सा पर्व मनाया जाता है? कौन सा है? कहाँ? ये रहा। कार्तिक अमावस्या पर दीपावली मनाई जाती है। कौन सा त्यौहार मनाते हैं? दीपावली मनाते हैं कार्तिक अमावस्या को। ऑप्शन नंबर डी, दीपावली। मौन का सही पर्यायवाची क्या होगा? चुप्पी, आवाज़, कोलाहल या संवाद। चुप्पी मतलब बिल्कुल चुप रहना, आवाज़ मतलब आवाज़ करना, कोलाहल मतलब हल्ला करना, संवाद मतलब बातचीत करना। तो मौन का मतलब हमने बताया था बिल्कुल चुप रहेगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें मौन का पर्यायवाची सही होगा। बाकी आवाज़ करेगा तो ये इसका पर्यायवाची नहीं होगा, हल्ला करेगा ये भी पर्यायवाची नहीं, बातचीत करेगा ये भी इसका पर्यायवाची नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर होगा। अमावस्या शब्द में कितने वर्ण हैं? कितने वर्ण हैं? इसमें वर्ण देखते हैं। ए प्लस म प्लस आ प्लस व प्लस ए प्लस स प्लस ये प्लस आ। वर्ण देखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 वर्ण है इसमें, मतलब कितने वर्णों से ये मिलके बना है? तो ए एक हो गया, म किससे बना है? म और आ से मिलके बना है। व किससे बना है? व और ए से मिलके बना है। स आधा स है तो ये इसको अकेला मानेंगे, मतलब ये आधा स है, ठीक है। ये किससे बना है? ये और आ से। तो इस प्रकार टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वर्णों से मिलके अमावस्या शब्द बना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर होगा। अगला अनुच्छेद पढ़ते हैं, अनुच्छेद नंबर 4। पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र होती हैं। वे न केवल ज्ञान का भंडार हैं बल्कि हमें सही मार्ग दिखाने वाली प्रेरणा भी देती हैं। पुस्तकों के माध्यम से हम नए विचारों, संस्कृतियों और सभ्यताओं से परिचित होते हैं। समय के साथ व्यक्ति भले ही इस दुनिया से विदा ले ले,
लेकिन उनके विचार और ज्ञान पुस्तकों के रूप में हमेशा जीवित रहते हैं। एक अच्छी पुस्तक न केवल मनोरंजन करती है बल्कि हमारे व्यक्तित्व को भी निखारती है। पुस्तकालयों में सजी पुस्तकें हमें अतीत की यादों, वर्तमान की समस्याओं और भविष्य की संभावनाओं से जोड़ती है। हर विषय पर लिखी गई पुस्तकें हमारे जीवन को सरल और समृद्ध बनाती हैं। इसलिए कहा गया है, पुस्तकें मानव जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। अनुच्छेद पढ़ा। अनुच्छेद हमें पुस्तकों के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है कि पुस्तकें हमारी सबसे सच्ची मित्र होती है। ये हमें केवल ज्ञान का भंडार ही नहीं देती, मतलब इनमें सिर्फ ज्ञान ही नहीं है बल्कि हमें सही मार्ग, मतलब सही रास्ता भी दिखाती है। पुस्तकों के माध्यम से हम नए नए विचार आते हैं हमारे दिमाग में, अलग अलग संस्कृतियों से हम परिचित होते हैं, अलग अलग सभ्यताओं से हम परिचित होते हैं। समय के साथ व्यक्ति भले ही इस दुनिया से विदा ले ले, मतलब व्यक्ति भले ही इस संसार को छोड़ के चले जाए, मतलब खत्म हो जाए, लेकिन उनके जो विचार होते हैं और उनका जो ज्ञान होता है, मतलब जैसे कोई व्यक्ति है वो मर गया, लेकिन उसने अगर यदि किताबें लिखी है तो उसका ज्ञान यहीं पे रह जाएगा। उन किताबों में ज्ञान और उनका विचार, जो भी उसके विचार थे, वो हमेशा जीवित रहेंगे। वो स्वयं मर जाएगा लेकिन उसके विचार और ज्ञान उसके हमेशा जीवित रहेंगे किताबों में। एक अच्छी पुस्तक न केवल मनोरंजन करती है हमें, बल्कि हमारे व्यक्तित्व को भी निखारती है। मनोरंजन मतलब इंटरटेनमेंट ही नहीं करती किताबें, उसके व्यक्तित्व को निखारती है, मतलब हमारी जो पर्सनालिटी है उसको भी डेवलप करती है। पुस्तकालयों में सजी पुस्तकें हमें अतीत की यादों, लाइब्रेरी में जो पुस्तकें होती है वो हमें अतीत की यादें, मतलब पहले की यादें जो बीत चुका है, वर्तमान की समस्या, मतलब अभी जो समस्या है उनसे जोड़ती है, और भविष्य मतलब आगे आने वाली जो भी संभावनाएं है कि आगे ये होगा, उनसे हमें जोड़ती है पुस्तकें। हर विषय पे लिखी गई पुस्तकें हमारे जीवन को सरल और समृद्ध बनाती है। हर विषय मतलब हर सब्जेक्ट पे पुस्तकें लिखी गई है जो क्या करती है, हमारे जीवन में मतलब हमारी लाइफ को सरल बनाती है और मजबूत बनाती है, समृद्ध मतलब मजबूत बनाती है। इसीलिए कहा गया है, इसलिए कहते हैं कि मनुष्य मानव जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। पुस्तकें मानव जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। कि किताबें ही हमारे सबसे बड़ा खजाना क्या है, हमारा किताबें ही हमारा सबसे बड़ा खजाना है। प्रश्न पढ़ते हैं अब। पुस्तकों को सच्चा मित्र क्यों कहा गया है? वे हमारा मनोरंजन करती है, वे ज्ञान और प्रेरणा प्रदान करती है, वे मनुष्यों का स्थान लेती है, वे आसानी से ले जाई जा सकती है। तो सच्चा मित्र क्यों कहा है? क्योंकि वे ज्ञान का भंडार ही नहीं बल्कि हमें सही मार्ग दिखाने की प्रेरणा भी देती है। मनोरंजन तो करती है, ज्ञान और प्रेरणा प्रदान करती है। ठीक है, इसलिए इन्हें हमारा सच्चा मित्र कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, पुस्तकों के माध्यम से क्या हमेशा जीवित रहता है? लोगों के विचार और ज्ञान, धन, लेखक की पहचान या संस्कृति? तो हमने पढ़ा था, समय के साथ व्यक्ति भले ही इस दुनिया से विदा ले ले लेकिन उसके विचार और ज्ञान पुस्तकों में हमेशा जीवित रहते हैं। विचार और ज्ञान, लोगों के विचार और ज्ञान हमेशा पुस्तकों में जीवित रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पुस्तकें व्यक्तित्व को किस प्रकार प्रभावित करती हैं? उसे निखारती है, उसे खराब करती है, उसे रोक देती है, उसे अधूरा छोड़ देती है? तो देखते हैं कहाँ पे है, ये मिलेगा। ये बल्कि हमारे व्यक्तित्व को भी निखारती है। व्यक्तित्व को क्या करती है पुस्तकें? निखारती है, उसके व्यक्तित्व को निखारती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, पुस्तकें हमारी मित्र हैं। वाक्य में मित्र कौन सा शब्द है? विशेषण है, क्रिया है, सर्वनाम है या संज्ञा है? तो इसमें पुस्तकें हमारी क्या है? मित्र है। तो मित्र यहाँ पर होगा, पुस्तकें तो है संज्ञा, हमारी है सर्वनाम, मित्र क्या है? मित्र है संज्ञा। मित्र वो भी कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। पूरी मित्र मतलब दोस्त, कि अगर तुम्हारा कोई दोस्त है तो वो भी मित्र ही है, मेरा कोई दोस्त है वो भी मित्र ही है। तो जो भी दोस्त है उसके लिए हम, कितने भी दोस्त हो सभी के लिए हम मित्र शब्द का यूज में लेते हैं, है ना। तो ये कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जातिवाचक तो हमें पूछा नहीं, हमें तो सिर्फ संज्ञा पूछा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर होगा। जीवित रहते हैं का सही भाव क्या है? भाव मतलब अर्थ क्या है? विचार हमेशा चलते रहते हैं, किताबें व्यक्तियों का स्थान लेती हैं, व्यक्ति के विचार किताबों में संरक्षित रहते हैं, विचार समय के साथ खत्म हो जाते हैं। विचार हमेशा चलते रहते हैं, विचार चलते रहते हैं ऐसा तो होता नहीं, विचार थोड़ी चलते हैं, नहीं हो सकता।
किताबें व्यक्तियों का स्थान ले लेती हैं। किताबें अपनी जगह रहती है, व्यक्ति अपनी जगह रहते हैं, ये भी नहीं हो सकता। व्यक्ति के विचार किताबों में संरक्षित रहते हैं। जीवित मतलब जीवित रहते हैं और संरक्षित रहते हैं, एक ही अर्थ होता है इनका। कि व्यक्ति के विचार मतलब व्यक्ति के उसके विचार कैसे थे वो हमेशा किताबों में जीवित रहते हैं या संरक्षित रहते हैं। चौथा भी पढ़ लेते हैं। विचार समय के साथ खत्म हो जाते हैं। विचार समय के साथ खत्म थोड़ी होते हैं, वो तो किताबों में अगर व्यक्ति खत्म हो जाए तभी वो जीवित रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर होगा। तो इस प्रकार हमने मानसिक योग्यता, गणित और हिंदी तीनों के प्रश्न कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।